सीवान के सदर अस्पताल में जीविका दीदियों द्वारा चलाई जा रही दीदी की रसोई के माध्यम से मरीजों और उनके परिजनों को पौष्टिक आहार मिल रहा है। एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकाश। दूरदर्शन में आपका स्वागत है। आज हम हैं सीवान के सदर अस्पताल में और सदर अस्पताल में आज आपको दिखाना जा रहे हैं वो जगह जहां पे पौष्टिक आहार मिलते हैं और कम पैसे में यहां भोजन कराए जाते हैं। और ये पहल शुरू की है जीविका दीदियों ने। जीविका दीदियों को स्वावलंबी बनाने की पहल सरकार के द्वारा पहल की गई है। केंद्र और बिहार सरकार के द्वारा लगातार इन्हें बहुत सारी ऐसी योजनाओं से जोड़ा जाता है और इसी योजनाओं के तहत सीवान सदर अस्पताल में ये जीविका दीदी की रसोई यानी दीदी की रसोई का ये शुरू किया गया है और बहुत ही अच्छी पहल है। कम पैसे में स्वादिष्ट खाना, चाय वगैरह चीज़ें मिलती हैं, जैसे उबला हुआ अंडा, ब्रेड ऑमलेट, कचौड़ी, सब्जी, रोटी, सत्तू पराठा, पनीर पराठा, बाकी चीज़ें बहुत कम पैसे में 10 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये और 50 रुपये तक यहाँ थाली उपलब्ध होते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं दीदी के इस रसोई में और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ साफ़ सुथरे तरीके से पूरी एक रेस्टोरेंट टाइप की व्यवस्था की गई है और काफ़ी सस्ते में यहाँ भोजन कराया जाता है। पौष्टिक खाने दिए जाते हैं। यहाँ तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे। इन्हीं से सीधा तौर पे बात करते हैं कि किस तरह के भोजन यहाँ पे मिलते हैं और कितना पौष्टिक है। आप लोग हमेशा यहाँ आते हैं? जी, ऑन एन एवरेज हफ्ते में 2 बार तो आना होता ही है और यहाँ का खाना काफ़ी पौष्टिक है। सबसे अच्छी बात ये है कि खाने में जो तेल की क्वांटिटी है वो सब मिनिमाइज़ है ना? और जो स्वादिष्ट है खाना काफ़ी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, डॉक्टर हैं तो उसकी उससे वजह से बताइए कि ये जो खाना है कितना पौष्टिक? नहीं, खाना काफ़ी पौष्टिक है और पेशेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी मतलब उसके लिए फ़ायदेमंद है खाना। तो ये आपको बता रहे हैं कि देखिए जो भोजन है ये पूरा थाली आपको अगर रोटी सब्जी और पूरी पराठा लेते हैं तो 35 रुपये में, और बाकी जो पूरा भोजन होता है 50 रुपये में यहाँ उपलब्ध है और निश्चित रूप से सस्ता मिलता है। आप बताइए किस तरह खाना है? जी बहुत अच्छा, स्वादिष्ट लगा? बहुत स्वाद। आप बताइए कैसे? हाँ बिल्कुल टेस्टी है। हाँ, और पौष्टिक? हाँ सही है। बिल्कुल पौष्टिक है। तो देखिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी साफ सुथरा रखा जाता है। एक मक्खी भी नहीं दिखेगी। अमूमन इस तरह का देखा जाता है कि अस्पताल में लोग खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ लोग आते हैं, डॉक्टर हो, पेशेंट हो या फिर यहाँ के स्टाफ हो, सभी लोग यहाँ खाना पसंद करते हैं। हम लोग भी कभी कभी आगे यहाँ भोजन कम पैसे में कर लेते हैं, चाय की व्यवस्था करते हैं। आप किचन में लेके चलते हैं। देखिए ये थाली सजाए गए हैं, काफ़ी साफ सुथरे तरीके से थाली की व्यवस्था है और ये पूरे किचन की व्यवस्था की गई है जहाँ जीविका दीदियाँ जो हैं ये भोजन की व्यवस्था करती हैं। समोसे भी मिलते हैं यहाँ पे जो काफ़ी पौष्टिक होते हैं और साथ ही साथ खाने की भी व्यवस्था, तमाम चीज़ें की जाती हैं। ताज़े ताज़े फल और सब्जियाँ की भी व्यवस्था की जाती है। काफ़ी साफ सुथरे तरीके से पूरी व्यवस्था की जाती है। हमारे साथ एक जीविका दीदी हैं। ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग कब से ये काम कर रहे हैं? और 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने से आप लगातार यहाँ काम करिए। क्या क्या आप लोग को भोजन में देती हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, भुजिया, अचार, चटनी, पापड़ सब कुछ देते हैं। सारी व्यवस्था शाकाहारी सभी? जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग तेल मसाला भी बहुत कम डालते हैं? जी, मरीज लोग के लिए दाल, रोटी, भुजिया देते हैं और खिचड़ी देते हैं। तो ये सारी व्यवस्था आप लोग जीविका दीदी? जी, कितने लोग आप लोग यहाँ काम करते हैं? हम सभी लोग 8 आदमी हैं। 8 आदमी। 8 जीविका दीदियों को मिलकर ये पूरा काम होता है और बहुत ही अच्छे पहल के साथ इसको किया जा रहा है। लगातार ये व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। तो जीविका दीदियों ने बहुत ही अच्छा यहाँ व्यवस्था की है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। सरकार भी इसे सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ जो यहाँ मैनेजमेंट देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग जो ये व्यवस्था किए हुए हैं इसमें किस तरह के सहयोग मिलता है सरकार से? सरकार से तो सर यहाँ पे जो भी बिल हम लोग यहाँ पे मरीजों लोगों को खाना देते हैं सर, तो मैनेजर साहब के जो हम लोग उसका रजिस्टर बनाए हुए हैं, लॉग बुक बनाए हुए हैं, लॉग बुक अनुसार से हम लोग का पेमेंट किया जाता है। सभी पौष्टिक आहार दिए जाते हैं? जी जी, सुबह में सर हम लोग यहाँ पे नाश्ता देते हैं 9 बजे। 9 बजे नाश्ते में सर दूध होता है, ब्रेड होता है, अंडा होता है और एक फल होता है, सेब या केला हो। फिर सर 1 बजे हम लोग खाना देते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है। साफ सुथरा व्यवस्था? जी जी, साफ सुथरा पूरी व्यवस्था यहाँ तमाम बहुत अच्छे तरीके से की जाती है और जीविका दीदियों की ये जो प्रयास है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सराहनीय है। बाहर के जो होटल हैं जो सड़कों पे धूल मिट्टी फाँकते रहते हैं, वैसी व्यवस्था से बिल्कुल दूर और बिल्कुल घरेलू खाना यहाँ उपलब्ध होता है, पौष्टिक खाना उपलब्ध होता है। एक बार तमाम लोगों को यहाँ आना चाहिए और जरूर देखना चाहिए कि जीविका दीदियों की ये पहल कितनी अच्छी है। जो सरकार के विंग्स हो चुके हैं और सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। दूरदर्शन के लिए सिवान से आकाश।
इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल टीडी न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। सीवान के पूर्व MLC मनोज सिंह ने आज भाजपा की सदस्यता किया ग्रहण। खबर है कि सीवान के पूर्व MLC मनोज सिंह ने आज बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया है। कयास लगाया जा रहा है कि MLC चुनाव नज़दीक आने के बाद बीजेपी के टिकट पर MLC का चुनाव सीवान से लड़ने के लिए इन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी MLC उम्मीदवार के तौर पर इन्हें सीवान से अपने टिकट पर उतारेगी। मनोज सिंह के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने पूर्व में भी कई बार पार्टियां बदली है। शुरू ये राजद नेता और शहाबुद्दीन के बेहद करीब माने जाते थे। वहीं MLC चुनाव के लिए इन्होंने राजद छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था और सीवान से भाजपा की टिकट पर MLC का चुनाव भी जीता था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में जब इन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो बीजेपी छोड़कर 2014 में इन्होंने जदयू का दामन थामा और जदयू के टिकट पर सीवान से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इन्हें करारी हार मिली थी। वहीं जब 2020 में इन्हें रघुनाथपुर से विधानसभा के चुनाव में टिकट नहीं मिला था, तब इन्होंने लोजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके लोजपा से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं एक बार फिर से आज इन्होंने MLC चुनाव के लिए भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया है। भाकपा माले की राज्य सम्मेलन की तैयारी को लेकर आज दरौंदा में हुआ बैठक। खबर दरौंदा की है, जहां आज 2 फरवरी को भाकपा माले की राज्य सम्मेलन की तैयारी को लेकर दरौंदा में बैठक हुआ, जिसमें पूर्व विधायक अमरनाथ यादव और जिला सचिव हंसनाथ राम ने कहा कि अभी जो सरकार का बजट पेश हुआ है, जिसमें पूरी तरीके से सरकार का नाकामी दिख रहा है। 100 शहर को स्मार्ट बनाने, 6 करोड़ लोगों को घर देने, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा आज घटकर 60 लाख नौजवानों को रोजगार और 80 लाख लोगों के घर देने पर आकर सिमट गया। देश के 54% लोगों का आमदनी का स्रोत कम हो चुका है। इसी को मोदी अमृत काल कह रहे हैं। वहीं आगे इनोस के पूर्व प्रदेश महासचिव जयशंकर पंडित ने कहा कि कोरोना के वजह से देश के नौजवान तबाह हो चुके हैं। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है और रोजगार की मांग कर रहे नौजवानों के ऊपर सरकार लाठी चलवा रही है। सरकार ने इस बजट में नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया है और न कुछ कहा है। अभी भी केंद्र में ही 9 लाख पद खाली है, उसको भरने पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। वहीं शिक्षा को लेकर डिजिटल बनाने की बात करते देश में पहले से ही बर्बाद शिक्षा को और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बता दूं कि आगामी 23-25 मार्च को गया में पार्टी का राज्य सम्मेलन होना है। इसमें तमाम पार्टी सदस्य सहयोग करेंगे और पार्टी को दरौंदा में पार्टी को और मजबूत करने को लेकर आज यह बैठक आयोजित की गई। चंचौरा में हुए स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले में नहीं मिला सुराग, हिरासत में लिए गए संदिग्धों को छोड़ा गया। खबर है कि दरौंदा थाना क्षेत्र के डिब्बी चंचौरा बाजार स्थित मां लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान में 29 जनवरी की दोपहर हुए आभूषण लूट मामले में 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को आज तक अभी तक कुछ सुराग हाथ नहीं लगा है, जिसके आधार पर वह बदमाशों तक नहीं पहुंच सकी है। बताता चलूं कि जिन लोगों को पुलिस ने संदेह की स्थिति में हिरासत लिया था, उनसे पूछताछ करके आज पुलिस ने छोड़ दिया है। वहीं थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। गिरफ्तारी के डर से 4 आरोपित सीवान के कोर्ट परिसर से हुए फरार। खबर है कि आज जमानत की अर्जी खारिज होने के पश्चात गिरफ्तारी की भय से 4 आरोपित कोर्ट परिसर से फरार हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
इंद्राणी किस्कू की अदालत में छेड़खानी व अपहरण की धमकी दिए जाने से जुड़े मामले में बसंतपुर थाना में नामजद 4 अभियुक्त उपेंद्र सिंह, मुन्ना कुमार, प्रिंस कुमार सिंह एवं पवन कुमार सिंह ने आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु निवेदन किया था। सूचक की ओर से अधिवक्ता चंद्रशेखर सिंह ने मामले को संगीन व गंभीर बताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई। बताते चलो कि जमानत याचिका खारिज होते ही चारों आरोपी कोर्ट परिसर से ही पुलिस को चकमा देते हुए गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए हैं। फुलवड़िया मोड़ स्थित गैस एजेंसी के कर्मी को गोली मारकर अपराधियों ने किया लूटपाट। खबर है कि रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के फुलवड़िया मोड़ के पास स्थित रसोई गैस एजेंसी के एक कर्मी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बता दूं कि यहां पर इस गैस एजेंसी में काम करने वाले कर्मी सोनू कुमार अपने घर जा रहा था। बताया जा रहा है कि सोनू गैस एजेंसी में काम खत्म करने के बाद जैसे ही आंदर रघुनाथपुर व टारी फुलवड़िया समीप की 4 मुहानी पर पहुंचा, पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने उसके पैर में गोली मार दी। इसके बाद अपराधी उसका बैग लूट कर वहां से फरार हो गए। अपराधियों के जाने के बाद सोनू ने इसकी सूचना अपने सहकर्मियों को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सोनू को तत्काल अपनी गाड़ी से अस्पताल में भर्ती कराया। रसोई गैस एजेंसी गुड़िया इंटरप्राइजेज के संचालक पिंटू सिंह ने बताया कि भरौली गांव का रहने वाला सोनू उनके एजेंसी पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। उसके बैग में सिर्फ लैपटॉप ही था, रुपए की लूट नहीं हुई है, सिर्फ लैपटॉप की लूट हुई है। कोयरीगावा गांव में बिजली चोरी के मामले में 3 लोगों पर प्राथमिकी हुई दर्ज। खबर है कि बिजली कंपनी ने, आपको बताता चलूं कि कोयरीगावा गांव के 3 लोगों के ऊपर बिजली चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराया है। जेई पंकज कुमार ने बताया कि अभियान चलाकर मीटर रीडिंग की जांच की जा रही है। जो उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं उनका लाइन काटा जा रहा है। वहीं 250 लोगों को 15 दिनों के अंदर बिल जमा करने का नोटिस भी दिया गया है। वहीं बताता चलूं कि मीटर रीडिंग के दौरान 3 लोग चोरी करके बिजली जलाते हुए पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। महाराजगंज जनता बाजार मुख्य मार्ग पर सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का गाड़ी पलटा। खबर है कि महाराजगंज जनता बाजार मुख्य मार्ग पर आज सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का गाड़ी गड्ढे में पलट गया है। बताता चलूं कि उसका पीछे का चक्का पूरी तरीके से सड़क के नीचे उतर गया है। हालांकि उसमें कोई हताहत होने की खबर नहीं है। महाराजगंज में आज इंटरमीडिएट का फिजिक्स का परीक्षा हुआ संपन्न। खबर महाराजगंज की है, जहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा महाराजगंज शहर के 7 केंद्रों पर ली जा रही है, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इंटरमीडिएट की परीक्षा आज ली गई। बता दें कि आज साइंस स्ट्रीम के बच्चों का फिजिक्स का इंटरमीडिएट का परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गया है। वहीं आज दिन भर अधिकारी भी सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते रहे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई हंगामा नहीं हो और कदाचार मुक्त परीक्षा हो। शराब मामले में पुलिस ने एक 95 वर्षीय बुजुर्ग को सरसर गांव से किया गिरफ्तार। खबर है कि सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरसर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक 95 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि बुजुर्ग के पास से शराब बरामद किया गया है। गिरफ्तार बुजुर्ग गया महतो बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि किसी ने कंट्रोल को सूचना दी थी कि बुजुर्ग अपने घर के पास रखे गुमटी में शराब रखकर बिक्री करते हैं। इधर छापेमारी के दौरान गुमटी के नीचे से काले रंग के प्लास्टिक के थैले में रखा कुल 5 बोतल शराब बरामद किया गया है। वहीं गांव के कुछ लोगों का कहना है कि बुजुर्ग को बदनाम करने को लेकर किसी ने साजिश किया है। महाराजगंज में आज इंटरमीडिएट का फिजिक्स का परीक्षा हुआ संपन्न। खबर महाराजगंज की है, जहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा महाराजगंज शहर के 7 केंद्रों पर ली जा रही है, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इंटरमीडिएट की परीक्षा
आज ली गई। बता दें कि आज साइंस स्ट्रीम के बच्चों का फिजिक्स का इंटरमीडिएट का परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गया है। वहीं आज दिन भर अधिकारी भी सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते रहे ताकि किसी भी प्रकार का कोई हंगामा नहीं हो और कदाचार मुक्त परीक्षा हो। मैरवा के धरनी छापड़ चेक पोस्ट से पुलिस ने 55 लीटर शराब के साथ शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। खबर मैरवा की है, जहां धरनी छापड़ चेक पोस्ट पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लार से शराब लेकर आ रहे 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों शराब कारोबारियों को पुलिस ने 55 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। बता दो कि गिरफ्तार शराब कारोबारी पटना जिले के बेऊर के रहने वाले संतोष कुमार, जिसकी उम्र 33 वर्ष है और पिता का नाम रामानंद शर्मा बताया जा रहा है। वहीं पटना के शास्त्री नगर का अजीत कुमार, जिसकी उम्र 41 वर्ष है, जिसके पिता का नाम पारस नाथ है, और पटना जिला के ही शास्त्री नगर का रहने वाला अशोक कुमार, जिसकी उम्र 38 वर्ष है और उसके भी पिता का नाम पारसनाथ बताया जा रहा है। बता दूं कि अशोक और अजीत दोनों भाई हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके उसके ऊपर मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मकसद तो लंबा चौड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन मकसद है कि खड़ी बोली में हिंदी में रामायण पर कोई काव्य नहीं है, मैंने कविता में नहीं है। आप पूछ सकते हैं क्यों। अन्य भाषा में जैसे हमारे माननीय महान संत तुलसीदास जी लिखे हैं, उनकी भाषा अवधी है। इसे भी आगे बढ़िएगा तो उनकी भाषा सधुकड़ी है, और ये स्क्रिप्ट है वह देवनागरी है, लेकिन वह हिंदी कतई नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग तो पढ़ते पढ़ते कुछ चढ़ गया है, इसलिए अर्थ कर पाते हैं। कोई नया पढ़े तो उसका भाष्य चाहिए, तो यह पहली बात थी। फिर वाल्मीकि जी ने जो बातें लिखी है उसको अति संक्षिप्त लोग कर दिए हैं। तो बहुत ऐसा जगह है जो विस्तृत भी नहीं हो और संक्षिप्त भी नहीं हो, इस बीच के राह से चले हैं। अब उसमें फिर क्योंकि आप संक्षिप्त में चाहते हैं तो यह पुस्तक देखा जाएगा तो आपको हर जगह मिलेगा कि संक्षिप्त भी नहीं है और सारी बातें भी आ गई हैं। तो यह है, और इसके पीछे एक और मकसद है कि शहर में तो लोग जान जाते हैं पढ़े लिखे, कुछ कम पढ़े लिखे साधारण लोगों के बीच में जाए, इसके लिए भाषा भी एकदम सुगम है। और इसमें लोकगीत अभी आप लोग जो सुने तो लोकगीत का भी समायोजन है, ताकि आम लोगों में देहाती क्षेत्र में भी जा सके, यही मकसद। कितने दिनों में लिखे हैं? अब देखिए, दिन तक काट छाट के हम कहते हैं 10 बरस में। हम चूँकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कविता वगैरह जानते नहीं थे। जब रिटायर की 2006 में तो कविता लिखने का अभ्यास करने लगे। अभ्यास करते करते तब यह रामायण हम लिख पाए हैं, और समय कम से कम 10 वर्ष लगा है। लोग क्या संदेश देना चाहेंगे इस किताब? किताब के माध्यम से संदेश यही देना है कि राम कथा तो इस धरती की मिट्टी में है, इस भारत भू की मिट्टी में है राम कथा, सबको जानना चाहिए। और बंधु एकदम सुगम है, आप पढ़ेंगे तो कम से कम 1-2 सर्ग तो बिना पढ़े आप रखेंगे नहीं किताब, तो आप पढ़िए और राम के बारे में जानिए। और राम का जो चरित्र है, पूरे जितने अवतार हुए हैं सबकी चर्चा लोग करते हैं, लेकिन राम का जो चरित्र है, राम के चरित्र को अपनाया जाए तो कलयुग का कोई दुष्प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप राम कथा को पढ़िए, इस पुस्तक को पढ़िए। राम का यथार्थ चित्र है, जैसे कहे हैं राम तो कहते हैं कि ये भगत हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। राम का कहना है कि कभी नहीं करें अन्याय, बहुत कहना है, उपसंहार के रूप में आखिरी में लिखे भी हैं, लेकिन कभी नहीं करें अन्याय और नहीं सहे अन्याय। अन्याय करना भी पाप है और अन्याय सहना भी पाप है, तो यह रामत्व है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं कि राम कथा को देखा जाए, पढ़ा जाए, मनन किया जाए, तो हमारा जीवन हमारा व्यवहार कलुषित नहीं हो पाएगा। यही हम संदेश है। मैरवा रेफरल अस्पताल से कोरोना के 2 मरीजों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद किया गया
डिस्चार्ज। आपको बता दें कि मैरवा प्रखंड क्षेत्र में आज 2 मरीजों को कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। लगातार मैरवा प्रखंड क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है और लोग जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने घर जा रहे हैं। ये पूरी जानकारी जनसंपर्क की अधिकारी मनीषा कुमारी ने दी। सिवान के एसपी ने मैरवा थाना प्रभारी और गुठनी थाना प्रभारी को दिए सख्त निर्देश, बॉर्डर एरिया से शराब की न हो एंट्री। आपको बता दें, सिवान के एसपी ने मैरवा थाना प्रभारी और गुठनी थाना प्रभारी को दिया निर्देश, बॉर्डर एरिया से शराब की एंट्री पर लगे पाबंदी। आपको बता दें कि सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने मैरवा थाना प्रभारी और गुठनी थाना प्रभारी, जो सिवान उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर थाना स्थित है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स व्यवस्था करने की बात कही है और चाक चौपन व्यवस्था की बात कही है, ताकि शराब बिहार में एंट्री ना हो सके और जो एंट्री हो उसे तुरंत पकड़ा जाए। सिवान के मैरवा प्रखंड क्षेत्र में लगातार शराब की बरामदगी को लेकर स्थानीय पुलिस काफ़ी सजग है और चप्पे चप्पे पर जांच चला रही है। आपको बता दें कि इसी क्रम में सिवान के मैरवा प्रखंड क्षेत्र के बाजारों सहित सभी यूपी से सटे बॉर्डर पर जांच अभियान तेज कर दिए गए हैं। स्थानीय थाना प्रभारी ने चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर रखा है। मैरवा में लोहिया स्वच्छ अभियान को लेकर हुई बैठक। आपको बता दें कि यह बैठक सिवान के मैरवा प्रखंड क्षेत्र के स्थित बीआरसी भवन में इस बैठक को किया गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि पहुंचे, जहां लोहिया स्वच्छ अभियान को लेकर बैठक की गई और कई महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।